एंड गुड इवनिंग। एमएसएसए चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और इन्जॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे और अब आप लोगों को साइंस का क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो चलिए अब आज के क्वेश्चन पे आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया, सेकेंड ऑप्शन है डीएनए, थर्ड ऑप्शन है एंजाइम, फोर्थ ऑप्शन है प्रोटीन। तो आपको बताना है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कौन सा उत्तरदायी है। तो आपको फ्रेंड बता दें इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ जो होता है वो एंजाइम है। सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। बहुत से कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा को सरल अणुओं में परिवर्तित करने की क्रिया एंजाइम द्वारा ही संपन्न होती है। एक तरह से कह सकते हैं कि एंजाइम रासायनिक क्रिया को उत्प्रेरित करने वाला प्रोटीन होता है। हमारे शरीर में लगभग 50 से 70 हज़ार विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं जो शरीर के प्रत्येक मेटाबॉलिक कार्य को नियंत्रित करते हैं। तो फ्रेंड कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये राइट हो जाएगा, एंजाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? पहला ऑप्शन जाइमेज, सेकंड ऑप्शन इन्वर्टेज, थर्ड ऑप्शन मोल्टेज, फोर्थ ऑप्शन है डाइस्टेज। तो आपको बताना है कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है। फ्रेंड जल्दी से आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो जाइमेज नामक जो एंजाइम है वो ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है C6H12O6 होता है, ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है। और इस पर जब जाइमेज से क्रिया कराते हैं तो आपका 2C2H5OH बनता है, ये इथेनॉल का फार्मूला है। और प्लस 2CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ओके, तो जब जाइमेज नामक एंजाइम जो है ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड है। यह सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं और ये जल में घुलनशील होते हैं। ग्लूकोज को पानी और कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा बनाया जाता है जो जीवों को ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ओके, तो फ्रेंड कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? इसमें से आपको बताना है कौन सा आपका एक यकृत का कार्य है। पहला ऑप्शन है लाइपेज, दूसरा ऑप्शन है यूरिया, थर्ड ऑप्शन है श्लेष्मा, फोर्थ ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक। तो फ्रेंड जल्दी से आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? तो जल्दी से आंसर दीजिए। तो यकृत जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह उदर गुहा में डायफ्राम के ठीक नीचे आंत्रयोजनी अर्थात मिसेंट्री से संयुक्त गहरे लाल भूरे रंग का होता है। इसका भार लगभग 3 पाउंड होता है और यह मानव शरीर का महत्वपूर्ण पाचक अंग है। यकृत के द्वारा 500 क्रियाओं का संपादन होता है और यकृत के जो कार्य होते हैं वो पित्त का उत्पादन करता है, रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीनों का उत्पादन करता है, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया द्वारा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तन करता है, रक्त में एमिनो अम्ल का नियमन तथा विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। ओके, तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन पर सही हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है यूरिया जो है ये राइट हो जाएगा। यकृत का कार्य जो है ये यूरिया इसमें से सही होगा। तो फ्रेंड ये चित्र देख लीजिए। आपका यकृत कहाँ पाया जाता है? ये देखिए यहाँ पे होता है डायफ्राम। इसी डायफ्राम के नीचे यकृत पाया जाता है, डायफ्राम के नीचे। और ये इसका जो कलर होता है लाल व भूरे रंग का होता है, यही आपका यकृत है। ओके, फिर इधर पे जो है ये आपका अग्न्याशय है, ये स्टमक है, यहाँ पे ग्रहणी है और ये छोटी आंत है, ये आपका बड़ा आंत है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है लिपिड का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है। आपको बताना है लिपिड का पाचन इनमें से किसकी उपस्थिति में होता है। तो पहला ऑप्शन है पित्त अम्ल, सेकंड है लाइपेज, थर्ड है पेप्सिन। तो इनमें से कौन सा है? केवल पहला और तीसरा, पहला और दूसरा, 1 2 3 कौन सा सही है आपको बताना है। तो हमारे भोजन सामग्री में अधिकांश लिपिड सरल वसाओं अर्थात ट्राइग्लिसराइड के रूप में होते हैं। लिपिड्स के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
यह लिपिड को बसीय अम्लों तथा मोनोग्लिसराइड में विखंडित करते हैं। और लाइपेज होता है, लाइपेज एंजाइम प्राकृतिक रूप से अग्न्याशय तथा अमाशय से स्रावित होने वाले रस में उपस्थित होता है। पित्त में कोई पाचक एंजाइम्स नहीं होता है, फिर भी यह लिपिड्स को पाचन एवं अवशोषण में सहायक होता है। यह वसा का इमल्सीकरण करता है। और पेप्सिन नामक ये एंजाइम जो है ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। तो फ्रेंड, आपको पता चल गया होगा कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। आपका ऑप्शन नंबर पित्त अम्ल ये भी राइट है, लाइपेज भी राइट है। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन, केवल पहला और दूसरा सही है। पेप्सिन जो है ये नहीं है, ये लिपिड का पाचन नहीं, प्रोटीन का पाचन करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? आपको बताना है कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। पहला ऑप्शन है ट्रिप्सिन, सेकंड है गैस्ट्रिन, थर्ड है टाइलिन, फोर है पेप्सिन। तो जल्दी से आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कौन सा इसमें मानव तंत्र में निम्नलिखित में से पाचक एंजाइम नहीं है? तो फ्रेंड जल्दी से आंसर दीजिए। तो ट्रिप्सिन को लेते हैं। ट्रिप्सिन जो है अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है और यह पेप्टाइडेज है जो पेप्टाइड्स को तोड़ने का कार्य करता है। और टाइलिन जो होता है, टाइलिन नामक एंजाइम जो लार्व में पाया जाता है, जो मंड को माल्टोज तथा डेक्स्ट्रिन में तोड़ने का कार्य करता है। और पेप्सिन एक पेप्टिडेज है जो प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड में तोड़ता है। यह पेट की परत में गैस्ट्रिन मुख्य कोशिकाओं में उत्पन्न होता है और भोजन में प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। और जबकि गैस्ट्रिन एक हार्मोन्स है जो कि अमाशय में जी कोशिकाओं तथा ग्रहणी द्वारा मुक्त होती है। यह अमाशय द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के स्रावण को उद्दीपित करता है। तो फ्रेंड कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बी जो है ये राइट हो जाएगा। गैस्ट्रिन ये आपका एंजाइम नहीं है और ये ट्रिप्सिन, टाइलिन और पेप्सिन जो है एक प्रकार का एंजाइम है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक है? यूरिएज, सल्फेटेज, ट्रिप्सिन, प्रोटीएज। तो फ्रेंड जल्दी से आप आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ट्रिप्सिन ये राइट हो जाएगा। आहार नाल में प्रोटीनों का पाचन अमाशय में ही प्रारंभ हो जाता है और जठर रस में पेप्सिन नामक जो एंजाइम होता है वह भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देती है। अमाशय के बाद भोजन जब ग्रहणी में पहुंचता है तो अग्नाशय द्वारा अग्नाशिक रस भोजन में मिल जाता है, जिससे प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है जो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। और यूरिएज जो है एंजाइम केवल यूरिया के जल अपघटन क्रिया को उत्प्रेरित करता है। और प्रोटीएज एंजाइम जो है ये प्रोटीनों को एमिनो अम्ल में विघटित करता है। तो फ्रेंड कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये राइट हो जाएगा, ट्रिप्सिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? पहला ऑप्शन है यकृत, सेकंड ऑप्शन मुंह, थर्ड ऑप्शन है छोटी आंत, फोर्थ है अमाशय। तो आपको बताना है मानव शरीर में प्रोटीन का जो पाचन होता है किस अंग में प्रारंभ हो जाता है। तो जल्दी से आप कमेंट कीजिए, आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो मानव शरीर में प्रोटीन का जो पाचन होता है वो अमाशय में प्रारंभ होता है। हालांकि पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में भी संपन्न होता है, लेकिन पचे हुए पदार्थों का अवशोषण भी मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है। इस प्रकार आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? अमाशय। प्रोटीन का पाचन आपका अमाशय में प्रारंभ हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। इन्वर्टेज, एमाइलेज, डिहाइड्रोजनीनेज, एनहाइड्रेज। तो फ्रेंड जल्दी से आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये राइट हो जाएगा, एमाइलेज। एमाइलेज जो है एंजाइम का स्राव लाल ग्रंथियों तथा अग्नाशय द्वारा किया जाता है, जो भोजन में स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज निर्मित करता है। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है एमाइलेज ये राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बड़ी आंत में शामिल नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन है जो बड़ी आंत का पार्ट नहीं है। सीकम, मलाशय, कोलोन, ग्रासनी। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो बड़ी आंत जो होता है ये छोटी आंत की तुलना में अधिक चौड़ी किंतु लंबाई में छोटी होती है। मनुष्य में यह लगभग 5 फीट लंबी तथा 2.5 इंच चौड़ी होती है। और बड़ी आंत का जो 3 भाग होते हैं
वो सीकम, मलाशय और कोलोन होते हैं। तो आपका फ्रेंड कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? जो इसका पार्ट नहीं है बड़ी आंत का, तो ये हो जाएगा ग्रसनी। ग्रसनी जो है बड़े आंत का पार्ट नहीं है। तो फ्रेंड आपको आंसर पता चल गया, ऑप्शन नंबर 4 जो है ये राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? बृहदांत मतलब बड़ी आंत, क्षुद्रांत छोटी आंत, पित्ताशय, अमाशय। तो फ्रेंड जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जल्दी से बताइए, मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना से संलग्न मतलब जुड़ा होता है। ओके, तो मानव शरीर में स्थित जो पूंछ होती है उसको अपेंडिक्स भी कहा जाता है, या इसे कृमि रूप परिशेषिका भी कहा जाता है, जो एक अवशेषी अंग है। यह छोटी व बड़ी आंत के पास स्थित होती है। इसका आकार छोटे कृमि की तरह होता है, जो बड़ी आंत से सीकम द्वारा जुड़ा होता है। आरंभ में जीवन पूर्णतः शाकाहारी था, जिसमें सेलुलोज युक्त पत्तियों के पाचन के लिए इस अंग का उपयोग किया जाता था। कालांतर में मानव सभ्यता के विकास के साथ मनुष्यों के सर्वाहारी होने के कारण इस अंग का कार्य समाप्त हो गया। इस प्रकार यह अंग वर्तमान समय में अवशेष मात्र रह गया, जबकि शाकाहारी जंतुओं गाय, बैल इत्यादि में सेलुलोज पाचन हेतु पुच्छ आज भी विकसित हैं। तो फ्रेंड कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये राइट हो जाएगा। चित्र में देख लेते हैं कि कहाँ पे है ये अपेंडिक्स। हम ये देखिए अपेंडिक्स जो यहाँ पे बड़ी आंत है, यहाँ छोटा सा आपको पूंछ की तरह दिख रहा है। ऊपर वाले फिगर में देख लेते हैं। 1 मिनट फ्रेंड बता रहे हैं आपको। ये फिगर में हम देख लेते हैं। ये जो बड़ी आंत है इसके यहाँ पे जो निकला है ये देखिए येलो कलर में, ये जो है यही है अपेंडिक्स। यहाँ पे अपेंडिक्स है जो एक अवशेषी अंग है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? पहला ऑप्शन है प्रोटीन को पेप्टोन में, सेकंड ऑप्शन है प्रोटीन को पेप्टाइड में, थर्ड ऑप्शन है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, फोर्थ ऑप्शन है स्टार्च को ग्लूकोज में। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें है जो एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो ट्रिप्सिन नामक जो एंजाइम का स्राव होता है वो अग्न्याशय द्वारा किया जाता है, जो कि प्रोटीन को अमीनो अम्लों में परिवर्तित करने के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। और ध्यातव्य है कि अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिससे हार्मोन्स तथा पाचक रस का स्राव होता है। पाचक रस क्षारीय होते हैं, जिसे अग्न्याशिक रस भी कहते हैं। तो फ्रेंड आपका इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है ये राइट हो जाएगा, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। तो पहला ऑप्शन अमाशय में, यकृत में, अग्न्याशय में, पित्त में। तो आपको बताना है शरीर में जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में जब बदल जाता है तो कहाँ पे वो स्थिर रहता है। तो फ्रेंड जल्दी से कमेंट कीजिए, आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत होती है, और इसका प्रमुख कार्य जो होता है रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके संचित रखना। आवश्यकतानुसार यह ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इस प्रकार यकृत अतिरिक्त शर्करा एवं ऊर्जा में सामंजस्य बनाए रखता है। तो फ्रेंड कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है यकृत, ये राइट हो जाएगा। यकृत में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होकर स्थिर रहता है, मतलब भंडारित रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर हम 10 दिन तक व्रत रहते हैं तो हमारे लीवर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला ऑप्शन है लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाएगा, लीवर में ग्लूकोज स्तर अधिक हो जाएगा, लीवर में ट्राइग्लिसराइड घटने लगती है, फोर्थ है लीवर में ट्राइग्लिसराइड बढ़ने लगता है। तो फ्रेंड आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। यदि हम 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास रहते हैं तो हमारे लीवर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो लंबे समय तक उपवास रखने से वृक्क और लीवर खराब हो सकते हैं। उपवास की स्थिति में मस्तिष्क, लाल रक्त कोशिकाओं और मांसपेशियों जैसी अन्य द्रव के लिए ग्लूकोज आय में लीवर की प्रमुख भूमिका होती है। जब रक्त शर्करा की मात्रा कम हो जाती है तो लीवर ग्लाइकोजेनोलिपिड
शुरू करता है। ये सभी ग्लाइकोजन स्टोर में ग्लूकोज बदलते हैं और जब तक स्तर सामान्य सीमा तक नहीं पहुंच जाता तब तक उन्हें लगातार रक्त में छोड़ देते हैं। जब लंबे उपवास के दौरान रक्त शर्करा का स्तर गिर जाता है तो शरीर में ग्लाइकोजन कम हो जाते हैं और रक्त शर्करा के अतिरिक्त एकाग्रता की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है, लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, अग्नाशय, अवटु, अमाशय। तो फ्रेंड जल्दी से आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। हम इसको डिटेल में कई बार अभी रिपीट किए हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये राइट हो जाएगा। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका प्रमुख कार्य जो है रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके संचित रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है? पहला ऑप्शन प्लीहा, सेकंड अग्न्याशय, थर्ड है अपेंडिक्स, फोर्थ है पित्ताशय। आपको बताना है कि पित्त का संचय किसमें होता है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो हम बता दें, पित्त का जो स्रावण होता है ये यकृत द्वारा होता है, किंतु इसके संचय का कार्य जो होता है ये पित्ताशय करता है। इसके अलावा यह यकृत में आए पित्त से जल सोख कर इसका अत्यधिक सांद्रण भी करता है। पित्ताशय लगभग 8 सेंटीमीटर लंबी और 4 सेंटीमीटर चौड़ी अंडाकार थैली होती है जो कि उदर गुहा में स्थित होता है। तो फ्रेंड, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है पित्ताशय, ये राइट हो जाएगा। पित्तरस का जो संचय होता है वो पित्ताशय में होता है और जो स्रावण होता है इसका मतलब जहाँ से निकलता है वो यकृत द्वारा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? पित्ताशय में जो पत्थर स्टोन जो रहते हैं वो किसके पाचन को प्रभावित करते हैं? प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, न्यूक्लिक अम्ल का। तो जल्दी से आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो पित्ताशय यकृत में उत्पन्न पित्त रस का भंडारण करता है। पित्ताशय के अंदर पित्त अवयवों के संघनन से बना हुआ स्वकृत जमाव जो होता है, रवाकृत जो जमाव होता है वो पित्त की पथरी होती है, जो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में होती है वो पित्त की पथरी होती है। पित्त की पथरी जो है वसा युक्त भोजन के पाचन में समस्या उत्पन्न करती है। आपका ये जो वसा है ये पित्त होने में पाचन में समस्या उत्पन्न करती है। तो फ्रेंड, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन वसा का। ओके, पित्ताशय में जो पत्थर होता है वो वसा का पाचन करने को प्रभावित करता है। चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? आपको बताना है शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। पहला ऑप्शन यकृत, सेकंड ऑप्शन तिल्ली, थर्ड ऑप्शन पित्ताशय की थैली, फोर्थ ऑप्शन पैंक्रियाज। तो जल्दी से आंसर दीजिए। अभी हम आपको ऊपर बताए हैं कि पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है और स्टोर कहाँ होता है। तो पित्तरस का जो संचय होता है वो पित्ताशय में होता है, जबकि पित्त का निर्माण किस में होता है? यकृत में होता है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में विघटित करता है? प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में विघटित करता है। तो पहला ऑप्शन पेप्सिन, सेकंड ऑप्शन है लैक्टेज, थर्ड ऑप्शन है यूरिया, फोर्थ ऑप्शन है जाइमेज। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो प्रोटीनों का जो पाचन होता है वो अमाशय में प्रारंभ होता है। अमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीनों को छोटे पॉलीपेप्टाइड और उनके घटक एमिनो अम्लों में विघटित करता है। तो फ्रेंड, आपको आंसर पता चल गया होगा कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है पेप्सिन ये है, ये राइट हो जाएगा। पेप्सिन ही एंजाइम जो है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में विघटित करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य मानव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहण इससे सेक्रेटिन उत्पन्न होती है। सेकंड है वसा अम्लियों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत से एंट्रोगेस्टोन उत्पन्न होता है। इनमें से कौन से कथन सही है? केवल दूसरा, पहला और दूसरा, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो सेक्रेटिन जो है ये एक प्रकार का हार्मोन्स है जो कायम की अम्लीयता से प्रोत्साहित होता है, जो कि जठरीय स्रावण को रोकता है। क्षुद्रांध द्वारा एस्ट्रोगेस्ट्रॉन नामक हार्मोन्स का स्रावण होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी राइट है और सेकंड भी राइट है। तो अब कौन सा कोड सही हो जाएगा?
1 व 2 दोनों राइट हो जाएंगे। ओके, पहला व दूसरा दोनों सही। ऑप्शन नंबर 3 आपका एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। पहला है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, सेकंड है वसा के रूप में, थर्ड है प्रोटीन के रूप में, 4 है ग्लाइकोजन के रूप में। तो फ्रेंड आपको बताना है कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किस रूप में होती है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए। तो ऊर्जा यकृत और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होती है। ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज का एक पॉलीसेकेराइड है जो कवक और जीव में ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है। तो फ्रेंड कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है ग्लाइकोजन के रूप में, ये राइट हो जाएगा। यकृत और मांसपेशियों में जो ऊर्जा इकट्ठा होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, पहला ऑप्शन खोखली होती है, सेकंड ऑप्शन स्रारंध्री होती है, थर्ड ऑप्शन ठोस होती है, 4 ऑप्शन कीलक होती है। तो आपको बताना है पैर की हड्डी कैसी होती है। तो मनुष्य की शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है। मनुष्य की जो टांग होता है वो ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः जांग और पैर में बटा होता है। जांग में सिर्फ एक हड्डी मिलती है जो फीमर होती है, और शरीर की सबसे लंबी हड्डी तथा सबसे भारी हड्डी फीमर होती है, जांग की हड्डी। जांग में टीबिया तथा फ्यूबुला नामक 2 हड्डियां होती हैं, जबकि पैर में 3 भाग होते हैं, गुल्फ, तलुआ तथा पांदांगुलिया जिसे अंगूठा भी कहते हैं। ये 3 पार्ट होते हैं। तो फ्रेंड कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में पैर की जो हड्डी होती है यह ठोस होती है, सबसे मजबूत होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त पहुंचाया जाता है। ऑप्शन है फुफ्फुस सिरा द्वारा, सेकंड है फुफ्फुस धमनी द्वारा, थर्ड है 1 व 2 दोनों, फोर्थ है ना तो 1 ना तो 2। तो आपको बताना है कि फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त किसके माध्यम से पहुंचता है। तो फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी जो होता है यह दाएं नीले से अशुद्ध रक्त फेफड़ों तक पहुंचाता है, और फुफ्फुस सिरा जो होता है यह शुद्ध रक्त फेफड़ों से बाएं अलिंद में पहुंचाता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है ये फुफ्फुस धमनी जो है ये राइट हो जाएगा। ये दाएं नीले से अशुद्ध रक्त फेफड़ों में पहुंचाता है, और फुफ्फुस सिरा जो है ये शुद्ध रक्त को फेफड़े से बाएं अलिंद में पहुंचाता है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है ये राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी व्यक्ति का पित्ताशय निकाल दिया जाए तो उस व्यक्ति में किसका पाचन नहीं होगा? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, एंजाइम। जल्दी से आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? अगर किसी व्यक्ति के पित्ताशय निकाल दिया जाए तो उस व्यक्ति में किसका पाचन नहीं होगा? तो वसा जो होता है वसा का पाचन नहीं होगा। अगर किसी व्यक्ति के पित्ताशय निकाल देते हैं तो उसमें हम वसा का पाचन नहीं हो पाएगा। वसा क्या होता है? वसा शरीर को क्रियाशील बनाए रखने में सहयोग करती है। वसा शरीर के लिए उपयोगी है, किंतु इसकी अधिकता जो है वो बहुत ही हानिकारक होती है। वसा जो हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाता है तो फैट बना लेता है। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है ये राइट हो जाएगा। वसा का पाचन नहीं हो पाता अगर पित्ताशय निकाल दिया जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मनुष्य में प्रतिदिन कितना आंतररस स्रावित होता है? पहला ऑप्शन 3 से 4 लीटर, 2 से 3 लीटर, 5 से 8 लीटर, 5 से 6 लीटर। तो आपको बताना है आंतररस कितना एक दिन में कितना स्रावित होता है। तो आंतररस जो होता है वह हल्के पीले रंग का हल्का क्षारीय द्रव होता है जो आंत्र ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। आंतररस में निम्नलिखित एंजाइम उपस्थित होते हैं, जैसे माल्टेज है। माल्टेज जो है माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। सुक्रोज है, सुक्रोज को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदल देता है। और लैक्टेज जो है लैक्टेज को ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज में बदल देता है। इरेप्सिन है जो डाई तथा ट्राईपेप्टाइड जो है उसको एमिनो अम्ल में तोड़ देता है। ओके, तो एक दिन में जो मनुष्य में आंतररस स्रावित होता है वो 2 से 3 लीटर होता है। ओके, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, अग्न्याशय द्वारा निम्न में से कौन सा एंजाइम का स्राव किया जाता है जो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करने के लिए उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है? पहला ऑप्शन पेप्सिन, सेकंड ट्रिप्सिन, थर्ड है एमाइलेज, फोर्थ है उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है कौन सा इसमें एंजाइम है जो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करने के लिए उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। तो अग्न्याशय जो होता है ये यू आकार के ग्रहणी के बीच स्थित एक लंबी ग्रंथि होती है जो बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ही ग्रंथियों की तरह कार्य करती है। बहिस्रावी भाग से क्षारीय अग्न्याशयी रस निकलता है जिसमें एंजाइम होते हैं, और अंतःस्रावी भाग से इंसुलिन और ग्लूकेगान नामक हार्मोन्स का स्राव होता है। तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में जो परिवर्तित करने के लिए उत्प्रेरक का कार्य किया जाता है ये ट्रिप्सिन होता है। ओके,
कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? सेकंड, ट्रिप्सिन, ये राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड, इस प्रकार आज का क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोग एंजॉय के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।